14 अप्रैल 1912 की ठंडी रात। उत्तर अटलांटिक महासागर बिल्कुल शांत था। आसमान साफ था और समुद्र की लहरें धीरे धीरे चल रही थीं। लेकिन इसी शांति के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हादसा बन जाएगा। एक ऐसा जहाज जिसे दुनिया ने कभी ना डूबने वाला जहाज कहा था, कुछ ही घंटों में समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए समा जाने वाला था। उस जहाज का नाम था RMS टाइटैनिक। इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1900 के शुरुआती वर्षों में समुद्री यात्रा ही यूरोप से अमेरिका जाने का सबसे बड़ा साधन थी। इसी समय ब्रिटेन की मशहूर शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने फैसला किया कि वह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शानदार जहाज बनाएगी। कंपनी का लक्ष्य था कि अमीर और सामान्य यात्रियों को ऐसी यात्रा दी जाए जो पहले कभी किसी जहाज में न मिली हो। इस प्रोजेक्ट के तहत 3 बड़े जहाज बनाने की योजना बनाई गई: RMS ओलंपिक, RMS टाइटैनिक और HMHS ब्रिटानिक। इन जहाज़ों को बनाने की जिम्मेदारी आयरलैंड की मशहूर शिप बिल्डिंग कंपनी हालैंड एंड वुल्फ को दी गई। 1909 में आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में टाइटैनिक का निर्माण शुरू हुआ। इस विशाल जहाज को बनाने के लिए लगभग 3,000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। जहाज की लंबाई लगभग 882 फीट थी, ऊंचाई लगभग 175 फीट और वजन करीब 46,000 टन था। उस समय के हिसाब से यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। इसे बनाने में लगभग 3 साल लगे और 31 मई 1911 को पहली बार इसे पानी में उतारा गया। उस दिन हजारों लोग इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए जमा हुए थे। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि समुद्र पर तैरता हुआ एक महल था। इसमें शानदार सीढ़ियाँ, बड़े बड़े डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और लग्जरी कमरे मौजूद थे। फर्स्ट क्लास के कमरे किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं थे। जहाज को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि उसमें 2,200 से ज़्यादा लोग सफ़र कर सकें। टाइटैनिक में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे। इसका मतलब यह था कि अगर जहाज का कोई हिस्सा पानी से भर भी जाए तो बाकी हिस्से उसे तैरता रखेंगे। इसी वजह से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपना पहला और आखिरी सफ़र शुरू किया। यह जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से रवाना हुआ। जहाज के कप्तान थे अनुभवी समुद्री कप्तान एडवर्ड स्मिथ। टाइटैनिक ने अपने सफ़र के दौरान फ्रांस के चेरबोर और आयरलैंड के क्वींसटाउन में रुककर और यात्रियों को जहाज में सवार किया। इसके बाद यह विशाल जहाज अपनी असली मंजिल न्यूयॉर्क सिटी की ओर रवाना हो गया। जहाज पर लगभग 2,200 लोग मौजूद थे। इनमें अमीर व्यापारी, मजदूर, परिवार और वे लोग भी थे जो अमेरिका में नया जीवन शुरू करने जा रहे थे। जैसे जैसे टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में आगे बढ़ रहा था, आसपास के जहाज़ों से आइसबर्ग की चेतावनियां मिलने लगीं। कई जहाज़ों ने रेडियो के जरिए संदेश भेजे कि आगे समुद्र में बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें मौजूद हैं। लेकिन टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर यात्रियों के निजी संदेश भेजने में व्यस्त थे, इसलिए कई चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। 14 अप्रैल 1912 की रात लगभग 11:40 पर टाइटैनिक पूरी रफ्तार से समुद्र में आगे बढ़ रहा था। अचानक निगरानी कर रहे 2 कर्मचारियों ने दूर एक विशाल आइसबर्ग देखा। उन्होंने तुरंत जहाज के ब्रिज को सूचना दी। कप्तान ने तुरंत जहाज को मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज था और इतनी जल्दी मुड़ नहीं सका। कुछ ही सेकंड बाद जहाज का दाहिना हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज नहीं थी कि यात्रियों को तुरंत खतरे का एहसास हो जाए, लेकिन पानी के नीचे आइसबर्ग ने जहाज के कई हिस्सों को फाड़ दिया। जहाज के 6 कंपार्टमेंट में तेजी से पानी भरने लगा। जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रूज ने नुकसान का निरीक्षण किया और कप्तान को बताया कि टाइटैनिक अब नहीं बचेगा। यह जहाज 2 घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। धीरे धीरे जहाज पर अफरा तफरी फैलने लगी। लाइफ बोट्स तैयार की जाने लगीं, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आई। जहाज पर मौजूद लाइफ बोट्स सिर्फ लगभग 1,200 लोगों के लिए ही थीं, जबकि जहाज पर 2,200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। टाइटैनिक ने तुरंत
रेडियो सिग्नल भेजना शुरू किया। उस समय समुद्री आपातकालीन संकेत CQT और SOS भेजे गए। सबसे पास एक जहाज था, SS कैलिफोर्निया, लेकिन दुर्भाग्य से उसका रेडियो उस समय बंद था, इसलिए वह टाइटैनिक की मदद की पुकार सुन ही नहीं सका। दूसरा जहाज था RMS कापाथिया, जिसने यह संदेश सुना और तुरंत टाइटैनिक की ओर अपनी पूरी रफ्तार से रवाना हो गया। लेकिन वह जहाज लगभग 4 घंटे दूर था। जैसे जैसे समय बीतता गया, पानी जहाज में तेजी से भरता गया। महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट्स में भेजा जाने लगा। कई लाइफ बोट्स पूरी तरह भरी भी नहीं गई, क्योंकि लोगों को अभी भी विश्वास था कि जहाज नहीं डूबेगा। इसी बीच जहाज का ऑर्केस्ट्रा संगीत बजाता रहा ताकि लोगों में घबराहट कम हो सके। आखिरकार 15 अप्रैल 1912 की रात 2:20 पर टाइटैनिक का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब गया। कुछ ही मिनटों बाद जहाज 2 हिस्सों में टूट गया और दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अटलांटिक महासागर की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया। इस हादसे में लगभग 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सिर्फ लगभग 705 लोग ही बच पाए। कुछ घंटों बाद RMS कारपाथिया मौके पर पहुंचा और बचे हुए लोगों को अपने जहाज पर सवार कर लिया। 3 दिनों के बाद 18 अप्रैल 1912 को रात के 9:30 कारपेथिया न्यूयॉर्क में पहुंचा, जहां पर 40,000 लोग तेज बारिश में कारपेथिया का इंतजार कर रहे थे। इस हादसे के बाद कई ऐसे सवाल खड़े हुए जिनका जवाब आज भी लोग खोज रहे हैं, लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जब टाइटैनिक डूबा था तब उस पर मौजूद हर एक व्यक्ति को बचाया जा सकता था, क्योंकि टाइटैनिक से महज 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज मौजूद था जो समय पर आकर मदद कर सकता था। ये वही SS कैलिफोर्नियन जहाज था जिसने आखिरी बार टाइटैनिक को आइसबर्ग की चेतावनी भेजी थी। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि SS कैलिफोर्नियन जहाज टाइटैनिक की मदद करने के लिए नहीं गया, जबकि उन्हें होराइजन में आसमान में छोड़ी जाने वाली फ्लेयर्स भी दिखाई दे रही थी? तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि समुद्र में आइसबर्ग के खतरों को देखते हुए कैलिफोर्नियन जहाज ने रात में आगे न बढ़ने का फैसला किया और उन्होंने रात में अपने वायरलेस रेडियो को भी बंद कर दिया था, जिससे उनको टाइटैनिक का कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव ही नहीं हो पाया। जब SS कैलिफोर्नियन के क्रू ने टाइटैनिक से उड़ीडी देने वाले रॉकेट्स और फ्लेयर्स को देखा तो उन्होंने कैलिफोर्नियन के कप्तान स्टैनली लॉर्ड को इस बात की जानकारी भी दी। स्टैनली लॉर्ड ने अपने क्रू को मार्स लैम्प से टाइटैनिक को संकेत भेजने को कहा और SS कैलिफोर्नियन का क्रू मार्स लैम्प से टाइटैनिक को सिग्नल भेजता रहा। लेकिन शायद टाइटैनिक पर इतनी हड्डी मची हुई थी कि किसी ने SS कैलिफोर्नियन से आ रहे मार्स सिग्नल को नहीं देखा। दरअसल उस समय इस तरह के लैम्प से टेसेस और डॉट्स के द्वारा एक दूसरे जहाज से संपर्क करने के लिए मोर्स कोड का इस्तेमाल किया जाता था। का कैलिफोर्नियन जहाज का रेडियो ऑन होता तो शायद उस दुर्घटना में इतनी जाने न जाती। टाइटैनिक के इस हादसे को हुए साल दर साल गुजरती जा रही थी, लेकिन एक सवाल जो लोगों को परेशान किए जा रहा था कि आखिर वो जहाज जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज बोला जाता था, वो कैसे डूब गया? इस सवाल का जवाब तभी मिल सकता था जब टाइटैनिक जहाज का मलबा मिले खूब सारी खोजबीन की। लेकिन अटलांटिक महासागर ने टाइटैनिक को अपनी गोद में ऐसे छुपा रखा था कि उसका मलबा किसी को मिल ही नहीं रहा था। RMS टाइटैनिक के मलबे को समुद्र की गहराइयों में ढूंढते ढूंढते 70 सालों से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था। तब जाकर सितंबर 1985 में पहली बार टाइटैनिक के मलबे की झलक देखने को मिली। अमेरिकन ओशियनोग्राफर रॉबर्ट ब्लैड वो व्यक्ति थे जिन्होंने टाइटैनिक के मलबे को खोज निकाला था, और जब से टाइटैनिक का मलबा मिला है तब से लेकर आज तक इस पर कई बार खोजबीन होती रही है। लेकिन टाइटैनिक के मलबे पर की गई शोधों ने इस बात की गुत्थी को सुलझा दिया कि ये अनसिंकेबल जहाज आखिर क्यों और कैसे डूबा। ओशियनग्राफर्स के होश उड़ गए जब उन्होंने टाइटैनिक के मलबे को देखा, क्योंकि टाइटैनिक समुद्र के बॉटम में 2 हिस्सों में टूटा पड़ी दे आया है।
जहाज़ का आगे का हिस्सा बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, लेकिन पिछला वाला हिस्सा इतनी बुरी कंडीशन में है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये टाइटैनिक का दूसरा भाग है ही नहीं। और पिछला वाला हिस्सा फ्रंट वाले हिस्से से करीब 2000 फीट की दूरी पर है। काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला कि जब टाइटैनिक को बनाया गया था, तब इसमें टाइटैनिक के हल को मजबूती देने के लिए जो रिवेट्स लगाई गई थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की थी। यहाँ पर कंपनी ने जहाज़ को बनाते हुए कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की। अब चूंकि कास्ट टायरन स्टील से नरम होता है, इस वजह से जिस जगह पर आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया, उस जगह के रिवेट्स प्रेशर पीडीडीएचने की वजह से खुल गए और आपस में जुड्डी प्लेट्स अपनी जगह से खिसक गए, जहां से पानी को अंदर घुसने का रास्ता मिल गया। आज टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराइयों में वातावरण से लड़ाई लड़ते हुए अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है। टाइटैनिक की ये घटना सच में एक दिल दहला देने वाली घटना थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।